मेरा नाम आयुष है। इस घर में आए मुझे 10 दिन हुए थे, पर इस परिवार में से ऐसे मिल गया जैसे जाने कब से इन सबको मैं जानता हूँ। मेरा दोस्त, उसके माता-पिता, छोटी बहन अंशिका और बाकी सबको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानने समझने लगा था। बस यही नहीं जान पाया था तो उसे जो हर पल खामोशी की चादर लपेटे चेहरे पर हर भाव हेमा जाने क्यों नजरें चुराती रहती थी। भले ही उसके होठ सिले हुए थे, पर हाथ पैर मशीन की तरह हमेशा चलते रहते थे। सारा दिन घर के किसी न किसी काम में लगी रहती थी। मेरे दोस्त के बड़े भाई की धर्म पत्नी थी वह हेमा। न जाने क्यों जब भी मेरी नजरें उस पर पड़ती उसके बारे में और जानने की इच्छा होती थी। कुछ तो था उसमें जो मुझे न चाहते हुए भी पुष्टि से यहाँ अपने रहने के लिए जगह तलाश रहा था, जो कोई अच्छी जगह मिली ही नहीं। तो मेरे दोस्त ने अपने घर के आंगन के पीछे का 2 कमरा मुझे दिखाया, जो उसके इतने बड़े घर में ऐसे ही खाली पड़ा था। मुझे जगह पसंद आ गई और नई जगह में एक दोस्त के घर परिवार की तरह रहने से अच्छा भला क्या हो सकता है। यही सोच अपने सामान के साथ में रहने आ गया था। सोचा था कि अपनी रसोई खुद तैयार करूंगा, पर मेरे दोस्त की माजी, जिसे मैं मासी कहता था, वह जिद पर अड़ गई। बोली, जहाँ इतने लोगों का खाना बनता है वहाँ एक और बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। उनकी जिद के आगे मैं यह सोचकर हार गया कि चलो किराया ही बढ़ा कर दे दूंगा। वह संडे का दिन था, मेरी छुट्टी थी, तो सुबह सुबह बरामदे पर खाट डालकर आराम से पेपर लेकर बैठ गया। मेरे लिए रोज सुबह की चाय लेकर अंशिका आती थी। मैं पेपर पर नजरें गड़ाए बैठा था। वह धीरे से आई, पास रखा स्टूल खींचकर और उस पर चाय रखकर जाने लगी। अंशिका की आदत थी, आते ही गुड मॉर्निंग भैया कहती थी। आज चुप क्यों? जब मैं अखबार हटाकर देखा तो वह हेमा थी। आज आप? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैंने पूरे जोश से पूछा। अंशिका अपने मामा जी के घर गई है, वह चली गई, बस इतना सा ही जवाब में। मैं सोचता रहा, अब मैं वहाँ बैठा जरूर था, पर हाथ में पेपर भी था, पर मेरा पूरा ध्यान हेमा पर ही था। मुझे याद आया, एक दिन मैं अंशिका से पूछा था, यह कभी हंसती नहीं क्या? अंशिका ने कहा, पहले हंसती थी, खुश भी रहती थी, पर जब से भैया गए वह चुप हो गई। तो मैं भी इस बारे में ज्यादा पूछना उचित नहीं समझा। वह हेमा खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं बात बदलते हुए कहा। अंशिका बोली, भाभी को आप नाम से क्यों बुलाते हो? आयुष भैया। मैं सकपका गया। मैंने कहा, उम्र में तो मुझे भी छोटी ही लगती है, भाभी बुलाने का मन ही नहीं करता। मैं खुद भी हैरान था कि मेरे मन में हेमा को लेकर क्या है। मेरी बात सुनकर अंशिका मुझे उसके बारे में बिना पूछे ही बताने लगी। भाभी के माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। चाची के घर रहती थी। सुना है चाचा चाची बहुत अत्याचार करते थे। इन सब पर उनसे बचने के लिए उनके चाचा जी ने कम उम्र में ही शादी कर दी थी। उनके इधर भैया की भी सब लोग जल्दी शादी कर देना चाहते थे। सो बात पक्की होने के 1 हफ्ते बाद ही दोनों की शादी हो गई। मैं अंशिका से उसके भैया की शादी जल्दी क्यों करना चाहते थे पूछना चाहता था, पर तभी बुआ ने अंशिका को पुकारा और वह चली गई। मैं हेमा को देखा और नहा कर आई थी। आंगन में तुलसी को जल देने की, भीगे बालों को तौलिया से लपेटा रखा था। गुलाबी साड़ी, फूल बाही वाली, पीला ब्लाउज, हाथ में लाल चूड़ी, मांग में सिंदूर, चेहरे पे लटकते एक लत, पर चेहरे पर वही मासूमियत और हमेशा की तरह सिले हुए होठ। पूजा खत्म करके वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाल बनाकर निकली और रसोई घर में पहुंच गई। पहले नाश्ता बनाया, फिर दोपहर का खाना, सबको खिलाकर अपने काम करके करीब 3 बजे वहां वो बुआ के साथ बैठी कपड़े पर कढ़ाई करने में व्यस्त हो गई। फिर शाम होते ही घर के कामों में लग गई। रात को जब वह अपने कमरे में और जा रही थी तो मैंने देखा 11 बज चुके थे। फिर सुबह 5 बजे जागकर कल की रूटीन की दोहराएंगे।
मैं सोच रहा था दूसरे दिन जब मैं दोपहर के खाने के लिए पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे सब अभी एक जगह बैठकर कोई मातम मना रहे थे, पर मुझे देखकर नकली मुस्कान सजा ली। चेहरे पर मैंने देखा हेमा नहीं थी वहाँ आज। हेमा की तबीयत ठीक नहीं है तो रसोई ना बना पाई। कुछ रूखा सूखा दे देने से काम चला लोगे क्या? मासी बोली कि कोई बात नहीं। मैं बोलने वाला ही था कि इतने में रसोई तैयार है, हेमा आकर बोली। सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, पर वह आज भी वैसे ही थी। मैं अकेला ही खाना खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी आज खाने के मूड में नहीं था। कोई बात नहीं। नहीं, क्या हुआ बुआ? उदास लग रहे हैं। बुआ को अकेला देखा, मैंने पूछा। अरे ना, वह बस ऐसे ही करते हुए बुआ ने बात बदल ही दी। खाना खाते हुए एक नज़र मैं हेमा पर डाली। उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रो चुकी है। कई दिनों तक उसका चेहरा मेरे मन में घूमता रहा। एक दिन मैं स्कूल के बाद जब लौटा तो देखा घर में एक सन्यासी को घर बैठाए थे। मासी तरह तरह का पकवान उसे अपने हाथों से खिला रही थी। मैंने औपचारिकता से बस उन्हें प्रणाम किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रात को मैं सबके साथ ही खाना खाता था, पर आज बुआ मेरा खाना मेरे कमरे में ही पहुंचा गई। रात के करीब 1 बजे मेरी नींद खुली और मेरे कमरे के पीछे से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वहां पहुंचा तो देखा मासी और हेमा साथ थी। न जाने क्यों एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। हेमा रोती जा रही थी। मासी बोली, कब तक ऐसे यहाँ बैठी रहेगी? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति लौट आया है और आज इस खुशी के दिन तुम रो रो कर मनहूसियत फैला रही हो। हेमा रोते हुए बोली, माँ आपसे विनती करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। अगर हो संभव हो तो कोई और कमरा दे दीजिए मुझे, नहीं तो यहीं कुएं के चबूतरे पर पड़ी रहूंगी। मर जाऊंगी पर उस कमरे में नहीं जाऊंगी। तो मर। यहीं उस ठंडी रात में उसे वैसे ही छोड़ कर मासी चली गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास पहुंचा। मुझे वहां देखकर मैंने कहा, आप मेरे कमरे में चलिए, मैं आयुष के पास चला जाता हूँ। बाहर बहुत ही सर्दी है। मुझे देखकर वह अपना चेहरा छुपाने लगी ताकि मैं उसके आंसू ना देख पाऊँ। मैं इंतजार करता रहा पर वहां से नहीं उठी। कुछ देर बाद वह खामोशी को तोड़ते हुए बोली, मैं नहीं चाहती इस वक्त यहाँ कोई आपको मेरे साथ देख ले। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला आया, पर उसे रात में मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं जानता था दूसरे दिन सब मेरे सामने ऐसे पेश आएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मेरे जाते ही क्या होगा इस घर में? दूसरे दिन स्कूल में मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका वह रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता। मैं सोच रहा था आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। तभी अंशिका भागती हुई आई और बोली, भैया मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। मैं उसके साथ बाहर निकल आया तो वह बोली, भाभी भाभी घर छोड़कर जा रही हैं। घर वाले रोक रहे हैं पर वह आज किसी की बात ही नहीं मान रही है। भैया भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। आप चलकर उनको समझाओ ना। मैंने कहा, पहले पूरी बात तो बता अंशिका, पूरी सच्चाई। अंशिका कहने लगी, बड़े भाई की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कराई गई थी। वह बचपन से ही घर छोड़कर जाने की बात करते थे, पर तब तक कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। पर जैसे जैसे बड़े होते गए वह साधु सन्यासियों के साथ अपना वक्त बिताने लगे। एक बार एक साधु का ऐसा संन्यास किया कि 5 दिन तक घर ही ना लौटे। उन्हें घर से बांधे रखने का सबको एक ही रास्ता नजर आया। जब वह वापस आए तो घर से दूर दूर ले जाकर जबरदस्ती उनकी शादी कर दी गई। सबको विश्वास था वह बदल जाएंगे, पर 3 महीने बीत गए। उन्होंने एक बार भी भाभी से बात नहीं की और एक दिन जब घर से बाहर गए तो फिर लौटे ही नहीं। बहुत खोजबीन के बाद भी उनका कुछ पता ना चला। साल भर बाद किसी ने सुनने में आया था कि वह साधु बन गए। लोगों ने अनगिनत तानों से भाभी रोज गुजरती रही। समझ में सब यही कहने लगे थे कि जरूर इसी में कोई कमी होगी, नहीं तो
नई शादी के बाद कोई ऐसी हर अपनी व्यथा को छोड़कर भाग जाता? क्या इन सब से गुजरती हुई वह धीरे धीरे पत्थर बनती गई और ऐसे ही जीना सीख गई थी। पर गड़बड़ तब हो गई जब हम अपने एक रिश्तेदार के घर में शादी में गए थे। उस दिन सब शादी की मस्ती में डूबे थे। तभी आवाज आई, एक बच्ची सीढ़ियों से नीचे गिर रही है। जब हम भागते हुए वहां पहुंचे तो पता चला सबसे पहले उसे गिरते हुए भाभी ने ही देखा था और वह उसे बच्ची को उठाकर उसके पिता के साथ अस्पताल चली गई थी। उस बच्ची की एक जुड़वा बहन भी थी जो अपनी बहन को गिरता देख और अपने पिता से दूर होने के कारण बस रोती जा रही थी। अस्पताल में दाखिल करने के बाद जब वह लौट रही थी तो उनके पिता ने भारी गले से कहा, मैं यहाँ इसे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी दूसरी बेटी मुझे ना पाकर बहुत रो रही होगी। बिन माँ की बच्ची है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक अगर आप उसका ख्याल रखना। भाभी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप बस इसका ख्याल रखिए। कहकर वह लौट आई थी। इसके बाद वह भूल गई कि वह शादी वाले घर में आई हैं। उनका एक ही काम था, बस उस बच्ची का ख्याल रखना। शादी बीत चुकी थी। हमें छोड़कर सारे अतिथि जा चुके थे। इन 10 दिनों में मैंने भाभी को जितना खुश और हंसते हुए देखा था उतना पहले कभी नहीं देखा। कुछ ही महीना पहले उस बच्ची ने अपनी माँ को खोया था। ऐसा लग रहा था अब वह भाभी के भीतर ही अपनी माँ को तलाशने लगी थी। एक पल भी वह उसकी आंखों से ओझल होती तो वह परेशान हो उठती थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपना हर दर्द भूल बहुत खुश थे। 10 दिन बाद जब उसे बच्चों को पापा उसकी बहन के साथ लौटे और उसे घर ले जाने चाहा तो वह बच्ची भाभी को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गई। बहुत समझाने के बाद वह नहीं मान रही थी तो उसके पिता गुस्से में खींचकर उसे अपने साथ ले गए। पर घर जाने के बाद वह हंसना ही भूल गई, बस रोती रहती थी। पिता के गुस्से के डर के खिलाफ से कुछ न कर जरूर लेती थी, पर पूरा दिन ऐसे ही गुमसुम एक ही जगह बैठकर गुजार देती थी। एक पिता ने अपनी बेटी की यह हालत नहीं देखी गई। वह जानते थे भैया भाभी को छोड़ गए हैं, इसीलिए शायद वह भाभी से शादी का प्रस्ताव लेकर हमारे घर आए थे। सबने उनका बहुत अपमान किया, यह कहकर कि मेरे बेटे के जीवित रहते आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर जाकर ऐसी बात कहने की। वह वापस लौटकर जा रहे थे तभी भाभी किसी के आगे सर न उठाने वाली भाभी सबके सामने आकर बोली थी, मैं इससे विवाह के लिए तैयार हूँ। सब ऐसे चौंक गए जैसे अभी भी यहाँ कोई बम फूटा हो। माँ और बुआ भाभी को खींच कर ले गई और कमरे में बंद कर दिया। वह भी वह उदास वहाँ से यह कह कर लौट गए कि मैं हेमा का इंतजार करूँगा। अगर कभी आपके विचार बदलते तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। घर में भाभी को प्यार से गुस्से से जिसे जैसा लगा अपने अपने तरीके से समझा रहे थे। भाभी का कोई बस नहीं चला और एक बार फिर से उसने इसी तरह जीना स्वीकार कर लिया। पर जब भैया लौट आए और माँ उन्हें उनके कमरे में भेजने पर तुली हैं तो आज उन्होंने भी रूप अपना लिया। तुम क्या चाहती हो? मैं अंशिका से पूछा। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ भैया, मैं गंभीर स्वर में कहा। तो रो क्यों नहीं रही हो अपने भीतर की उस औरत को जो जानती है सही क्या है गलत क्या है। अंशिका कुछ ही देर सोचती रही, फिर मुझे छोड़कर वह तेजी से घर की ओर बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। हेमा आज सर उठाकर आंगन में खड़ी थी और सब दरवाजा रोक उसे खूब खरी खोटी सुना रहे थे। आज पहली बार उसने नजर उठाकर मेरी ओर देखा तो शायद इस विश्वास की मैं उसकी मदद करूंगा, पर मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। अचानक अंशिका बोल पड़ी, चलो भाभी आप मेरे साथ चलो, आज इस घर में वही होगा जो आप चाहती हैं। अंशिका उसका हाथ पकड़कर बोली। मासी बोली, अंशिका तुम भीतर जाओ, यहाँ बड़ों की बातें हैं। अंशिका तेज आवाज में बोली, कौन से बड़े माँ, और कैसे बड़े? बड़ों का काम होता है छोटों का ख्याल रखना, ना कि उन्हें अपना गुलाम बनाए रखना। यह औरत है तो क्या इसे अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? यह कहकर भैया जो उसे दिन आपको डर से
आपका विरोध भी नहीं कर पाए और शादी कर ली। संसार के रिश्ते नहीं निभा पाए और भाग गए। जब भाग गए थे तो उसी में सफल होते, ना कि इसके लिए गए थे। फिर वापस क्यों आ गए? तभी अंशिका के पापा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अंशिका? मत भूलो अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रही हो तुम। अंशिका नम आंखों से देखे जा रही थी। फिर कुछ रुक कर कहने लगी, उस भाई का सोचो जो ना नाता रिश्तेदारे जाता और कुछ ना मानता ही नहीं, सबको छोड़ चला गया और यह पराई होकर भी हमारी बनी रही। आपने भी बहू को कहा अपनी बेटी बना पाई। माँ औरत होकर भी औरत को एक शरीर ही माना। इसके लिए उनके मन में कोई प्रेम ही नहीं है। वह उनके साथ उनके कमरे में क्यों रहे? बोलो, क्या औरत का कोई मन नहीं, कोई वजूद नहीं? अरे निस्वार्थ सुबह से रात तक सबकी सेवा करती हैं। आप सबको दया नहीं आती इनका? यह उदास चेहरा देखकर भाभी की जगह मैं होती तो आप मुझे भी ऐसे ही आजीवन गुलाम बनाकर रखते। सब खामोश खड़े थे। अंशिका उसका हाथ पकड़े उसे ले जा रही थी। इस बार किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मैं उन दोनों को अपनी भीगी पलकों से देखता रहा जब तक वह मेरी आंखों से ओझल ना हो गए। सब कुछ शाम था। मैं पूरी रात करवट बदलता रहा, अपने मन की दशा को संभालता नहीं पा रहा था। हेमा मेरे दिल में थी, मैं उसे चाहने लगा था। हेमा को उसकी खुशी देखकर मेरे मन में गहरा संतोष था। लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकता क्योंकि हेमा की यादें मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे इन सब से बाहर निकलना था। लगभग 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।